वैसे ये 3 ही मैं दूंगा, 3 बेटर है ऑप्शन। वो बोल दिया मैंने। अभी मैं श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी के कैंपस में हूँ। यहाँ पर एक साइंस क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी ने। और आज का जो साइंस क्विज कंपटीशन है वो ख़ास करके इन्होंने बीपी सिंह जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा है। ये लाइब्रेरी हर वर्ष क्विज कंपटीशन कराती है, लेकिन इस वर्ष इन्होंने बीपी सिंह जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे उनके जन्म दिवस पे आज का ये साइंस क्विज ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हमारे बीच में ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के फ़कीर चंद सतिया जी हमारे बीच हैं। आइए उनको बीपी सिंह जी की जीवनी पे रोशनी डालने के लिए उनसे कुछ 2 सवाल करते हैं। धन्यवाद फ़कीर चंद सतिया जी। सर, जैसे कि आज आपको पता है कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री बीपी सिंह साहब का जन्म दिवस है, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि बीपी सिंह साहब तो अपर कास्ट से थे, लेकिन उनको ओबीसी का मसीहा क्यों कहा जाता है? धन्यवाद। बात करिए प्लीज। ऐसा है कि भारत एक जाति प्रधान देश है। ठीक है, आपने सवाल किया कि वो राजघराने के थे, ये मानने योग्य है और सच है। स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी महाराज जो प्राइम मिनिस्टर रहे, हमारे 7वें प्राइम मिनिस्टर रहे। बात ये नहीं है कि कोई राजघराने से हो, कोई जात पात पर यकीन रखता हो, लेकिन परमात्मा ने कुछ ऐसे इंसान दुनिया में भेजे होते हैं जो इंसानियत पर भी विश्वास करते हैं। जैसे साहू जी महाराज हमारे हुए हैं, किंग थे वो सोलापुर के, वो भी तो राजघराने के थे। उन्होंने कितना बड़ा ओबीसी के लिए 1935 में बहुत बड़ा काम किया। उनको 25-26% रिजर्वेशन दे दी, लोगों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल दिए गए, मंदिर खोल दिए गए, लोगों को कुएं पर पानी पीने का परमिशन दी गई। तो इसी तरह ही परमात्मा समय के अनुसार एक ऐसे महापुरुषों को भेजता है। उन्हें ही मैं मानता हूँ कि बीपी सिंह जो है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, वो भी एक दलितों के मसीहा बन के आए हैं। जे उनकी अंतर आत्मा से आवाज़ निकली है कि जिन लोगों के साथ सदियों से दुराचार हुआ है, बेईमानी हुई है, जहाँ उनको नहीं समझा गया है, इंसानी नाते में नहीं डाला गया है, जो जहाँ एक सामाजिक व्यवस्था थी भारत के अंदर, जाति की जो मनोवाद है, उस व्यवस्था ने ओबीसी की बात नहीं, बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेज में जितने लोग होते हैं, चौथा वर्ग है, दलित है, शूद्र लोगों को उनकी हालत ही बहुत माड़ी कर दी थी। तो बीपी सिंह जब भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, जो 1988-99 की बात है कि भारत में एक मूवमेंट चल रही थी जो पिछड़ा वर्ग था या उनके साथ SC/ST कैटेगरी के लोग, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधानिक राइट की बात कर रहे थे। तो वक्त वो समय आया कि जब बीपी सिंह ने एक ज़रूरतमाना फैसला लिया और 26 जनवरी 1999 की बात होगी, उन्होंने लाल किला से मंडल कमीशन रिपोर्ट जो बीपी मंडल ने तैयार की गई थी उसको लागू करने की बात की। पर जो ही उन्होंने बात की, कुछ अपोजिशन पार्टीज या वो लोग जो दलितों का भला नहीं चाहते थे, छोटे समाज का भला नहीं चाहते थे, उनकी बराबरी नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने पूरे देश में एक हल्ला गुल्ला किया और अपोजिशन की मूवमेंट चला दी। और उस उनकी जो उनकी जो बोली गई, उनकी डिक्लेयर किया गया मंडल रिपोर्ट का लागू करने, उसके विरोध में बहुत सारा काम किया, जिसकी वजह से आखिरकार इतना
अत्याचार हुआ कि जहाँ तक हमारे ही लोगों पर तेल फेंक कर उनको जला दिया गया और आखिर सरकार मजबूर होगी, वो मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो वहाँ इंदिरा आसानी केस में 16/11/1992 को एक फैसला आया जिसमें कि 27% रिजर्वेशन, 52% पॉपुलेशन के लिए 27% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने वो मान लिया और उसको लागू करने का आदेश दे दिया। तो भारत सरकार ने उस समय वो 27% रिजर्वेशन लागू की। मुझे याद है कि हम उस वक्त भी सक्रिय थे और काम करते थे अपने समाज के लिए। तो बीपी सिंह का एक बयान था, उसने कहा था मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन ओबीसी के जो रिकमेंडेशन है अपने मंडल बोर्ड की, उसमें कोई बच्चा, पहला बच्चा जो सर्टिफिकेट लेकर नौकरी हासिल करेगा, मैं उसको वेलकम करूँगा। मुझे इतना याद है कि गुजरात का एक नौजवान था जिसके गले में बीपी सिंह ने फूल माला डाली थी, इसका पहला ओबीसी सर्टिफिकेट बना और उसको वो बेनिफिट मिला। तो इसीलिए जो धरती पर जो इंसान आता है, जो किसी के लिए काम कर जाता है, तो उसको सदियों तक लोग याद करते हैं। जो पिछड़ा कमज़ोर के लिए काम करता है, इंसानियत के लिए काम करता है, तो उसको हमें याद करना चाहिए, हमें बड़े लेवल पर मनाना चाहिए, जहाँ तक कि हमारे पूरे समाज में जाना चाहिए बात। और बीपी सिंह का घर घर में ये विचार विमर्श होना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि वो कौन था, वो कौन इंसान था जिसने हमारे भले की बात की, ताकि आज हम उस मंडल बोर्ड के तहत नौकरियां हासिल कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ तक नीट में भी हम रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तो ये सर मेरा मैं आपकी बात काटूंगा, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कहती हैं कि बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करना उनकी मजबूरी थी? क्या वाकई उनकी मजबूरी थी या वो दिली तौर पे चाहते थे कि भारत का संविधान जिसका आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बना के मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, क्या बीपी सिंह की मंशा थी ओबीसी के लोगों का वेलफेयर करने के लिए, जो सदियों से 3000 सालों से मतलब डिप्राइव्ड थे अपने राइट से? क्या बीपी सिंह दिली तौर पे चाहते थे कि ओबीसी का अन्य पिछड़ा वर्ग का उत्थान हो मंडल कमीशन लागू करके? बात ऐसे है कि जब समय आता है, हालात और समय हर इंसान को वो अच्छा करने के लिए मजबूर कर देता है। ये वो समय की बात है। वो समय ऐसा था कि जब ओबीसी के लोग, काफ़ी सारे मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा में लोग पहुंचे थे और उन्होंने ये कमिटमेंट हुआ था कि अगर आप ये मंडल रिपोर्ट लागू करते हो तो हम आपकी सरकार में हिस्सेदारी डालेंगे। तो उन लोगों ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, वो सरकार में बैठे, नई सरकार बनाई। अब बारी आ जाती है उस लीडर की कि जिसके नाम पर सरकार बनी है। तो वो समय ऐसा आ गया जब उन लोगों ने मजबूर नहीं किया, विचार विमर्श हुआ, हालात ऐसे बने और बीपी सिंह जी को वो उस समय वो करना पड़ा, जैसा कैसा भी होगा, और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल है कि वो मजबूर थे या नहीं थे, इस बात पर मैं बात नहीं करूँगा। सवाल है कि हुआ और किसने किया, बात जहाँ है वो कौन था जिसने किया। सवाल ये नहीं है कि उसकी मजबूरी थी, उसके बाद भी सरकारें आई, उससे पहले भी सरकारें रह गई हैं, आज भी एक सरकार है जो अपने आप को ओबीसी का वो सब कुछ मानती है, लेकिन ओबीसी के साथ आज वो नहीं हो रहा है जो बीपी सिंह ने किया। तो एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, बीपी सिंह साहब ने ओबीसी का इतना बड़ा उद्धार किया और इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, उनकी सरकार गिर गई, क्या वजह हुई कि ओबीसी ने उनको हीरो बनाना था लेकिन वो तो पिक्चर से ही गायब हो गए? उसकी क्या वजह मानते हैं आप? वजह नहीं होती है, दरअसल जिनके हक में जो फैसला किया गया वो लोग इतने अवेयर नहीं थे। और मोस्टली ये जो लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के हैं, जो पसमानदा लोग हैं, ये कुछ लोगों की बातों में आकर गुमराह हो जाते हैं। देखिए आज हम काम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग आज भी गुमराह हैं, उनको भी गुमराह किया जा रहा है।
उनको उनके हक से हटाकर कहीं और डायरेक्शन दी जा रही है, आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, आप ये करें, वो करें, तो शिक्षा से और जॉब से वंचित किया जा रहा है। इसी तरह ही उस वक्त जो लोग उच्च वर्ग के थे, आगूकार थे, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह किया, और वो लोग जिनको पूरा नॉलेज नहीं था उसका, वो लोग उनके शिकंजे में फंस गए और उन्होंने उसकी सर एक मेरा सवाल हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, उस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था। अब जब के 2019 से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो चुका है, तो अब जम्मू कश्मीर की रियासत में मंडल कमीशन लागू क्यों नहीं हुआ है, इसकी क्या वजह मानते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक धारा है जो सेंट्रल और स्टेट में एक ब्रिज का काम करती थी। उसमें स्पेशल राइट्स थे स्टेट को। बेराज के जम्मू कश्मीर की सरकार का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन से काम करते थे। तो 370 एक बहाना था। इन्होंने मंडल रिपोर्ट लगभग लागू की, लेकिन उसमें मंडल रिपोर्ट जैसे टर्म्स लागू नहीं की। जैसे इन्होंने वो हमने केस किया सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में, तो इन्होंने एक जवाब दिया है जी हमने 27% लागू कर दिया। जैसे 20% इन्होंने दे दिया RBA को, 4% दे दिया LOC को, 2% दे दिया OBC को, कुछ ST को दे दिया। इस तरह मुलाकिन ने 27% का कोटा 2% की उसमें गुंजाइश रखकर 25% में लागू करके वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दे दिया भर दिया। तो जहाँ तक बात है कि 370 विड्रा हुआ, तो OBC के लोगों को ये एक रोशनी आई, इनके मन में एक खुशी जागी कि अब तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 100% लागू है, अब तो सरकार के पास कोई बहाना नहीं रहा। इस सरकार ने जहाँ रियासत को तोड़ के इनकी सरकार को गिरा के जहाँ यूटी बना दी, और उसमें एक इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया 31/10/2019 का 31/10/2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जिसमें बहुत सारे लॉज इन्होंने अमेंडमेंट किए, लागू कर दिए। लेकिन OBC की रिजर्वेशन के लिए वो वैसे का वैसा था। उसमें स्पेशल नहीं था कि OBC के रिजर्वेशन के लिए 2004 वाले कानून लागू रहेंगे। हमारे लोगों ने बहुत खुशी मनाई कि 370 टूट गया, कुछ होने वाला है। साथियों, हुआ कुछ नहीं। फिर वही गुमराह वाली बात, लोगों को जो फेथ था, जो यकीन था, जो ट्रस्ट था, वो ब्रीच हुआ। तो उसे लोगों के मन के अंदर एक तोहफा जागी, जो लोग इसको जानते हैं, पहचानते हैं। आम लोगों को तो इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। मैं मानता हूँ लोगों का दोष कोई नहीं है। उसमें ये है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है शायद वो विफल रही हैं उनको ज्ञान दिलवाने में, या उनको कहीं कुछ समझ ना लगी हो। तो लोग तो बेचारे भले हैं, लेकिन लोगों के साथ सरकारें धोखा नहीं करना चाहिए। अगर सरकार सच्चाई से काम कर रही है, डेमोक्रेसी है, हमारी बनाई हुई सरकार है, अगर आप ईमानदारी से हर वर्ग को उसको पूरा इंसाफ देना चाहते हो, तो उनके साथ धोखा मत करो। मैं तो इसको बेहतर कहूँगा कि ये तो BJP की सरकार जो सेंटर में रही है, उन्होंने इस लिहाज से हमारे साथ एक धोखा किया है, और इसको हम कंडेम करते रहे। उसके बाद इन्होंने एक नया जहाँ कमीशन बनाया बैकवर्ड क्लासे के लिए, जब 1997 में का कमीशन उन्होंने तोड़ दिया और एक नया कमीशन बनाया GD शर्मा कमीशन है। तो उसने भी उसको पावर दे दी वो जातियाँ इंक्लूड करने के लिए, निकालने के लिए। तो उसने 3 साल काम किया, लेकिन 3 साल के बाद उसका रिजल्ट उनका क्यों रहा। उसने उल्टा क्या किया कि जो जातियाँ मंडल रिपोर्ट में आइडेंटिफाइड नहीं थी, उन जातियों को भी उस लिस्ट में डाल दिया, और जो संपन्न लोग हैं, बड़े दुख की बात है, जो संपन्न लोग हैं वो भी डाल दिए। और एक हैरानकुन बात और जहाँ कर दी, एक उसमें डाल दिया बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। मैं भारत के हर नागरिक से ये पूछना चाहता हूँ कि बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कौन सी कास्ट है। जब वो कास्ट को डालने का या निकालने का काम करना था कमीशन को, तो OBC में जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है वो कौन सी कास्ट है? वो तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। उसमें तो वो बड़ी जात वाले भी हैं, छोटी जात वाले भी हैं, उसमें तो हर वर्ग के लोग आते हैं।
तो अगर उनमें जब वहाँ रिजर्वेशन थी EWS में थी तो ऊपरली जात वालों को EWS का बेनिफिट मिलना था, SC वालों को SC का बेनिफिट मिलना था, ST वालों को ST का बेनिफिट मिलना था, जो OBC में लोग आते थे उनको OBC का बेनिफिट मिलना था। तो बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि एक हाई कोर्ट का जस्टिस रिटायर्ड हो तो वो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी की डेफिनेशन मुझे नहीं समझ लगती वो कैसे डाली उसने। सर वर्मा विश्वकर्मा चैनल के लिए आपने समय निकाला कि चंद सरजिया साहब ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन JNK के हेड हैं, तो इन्होंने VP सिंह के जन्म दिवस पे भी बात रखी और जो OBC की हर पॉलिटिकल पार्टी ने या प्रेजेंट पार्टी ने अनदेखी की है उसके बारे में भी बात रखी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना।